सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट जिसका सपना शायद हर वो विद्यार्थी देखता है जो ग्रेजुएट हो चुका है और अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसने एसएससी के बारे में सुना है तो उसका मन करता है एक बार कैसे भी करके मेहनत मैं कर लूंगा, जी भर कर लूंगा। अगर मुझे एएसओ की पोस्ट मिल गई तो शायद वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता हूं, मैं वर्क लाइफ मैनेजमेंट चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊं, मैं अपने काम को भी टाइम दे पाऊं। मैं एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट चाहता हूं जहां बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस ना हो, टारगेट ना हो। मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में नौकरी करना चाहता हूं जहां पावर बहुत हो, वो सब कुछ हो जो मुझे रिक्वायर्ड है। वो जगह जहां मुझसे बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आए, तो वो सारे सपने साकार करता है एएसओ। चलिए तो इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे एएसओ बन सकते हैं। अगर आपके भी मन में है कि एएसओ तो बनना है, कैसे बनना है कोई बता दे, कोई इसकी कंप्लीट जानकारी दे दे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं। सीएसएस यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, और ये एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको मिलता है। सीजीएल जो आप एसएससी के अंदर का प्राइम एग्जाम मानते हैं, जहां पर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें जॉब टाइटल जो रहेगा वो एएसओ का रहेगा, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर आप जाते हैं। और पूरा कुछ मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि बहुत कुछ है आपके पास में। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो हैंडलिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी वर्क है आपका, पॉलिसी जितना भी फॉर्मुलेशन सपोर्ट है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री जितने भी वर्क होते हैं थोड़े वो आपको देखने होते हैं, और वेरियस मैटर्स में आपको अपने अपने चीज़ों को सॉल्व करवाना है, उनको उसमें ध्यान देना होता है यूनियन मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत। अब थोड़ा लोकेशन पर बात करते हैं। सबसे पहला तो ये आता है ना कि जॉब तो ले लूंगा सरकारी, लेकिन लोकेशन कहाँ मिलेगी, लद्दाख, कहाँ जाना होगा? तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं कि इसकी जो मेनली लोकेशन है वो आपकी दिल्ली रहती है। तो दिल्ली के अंदर अगर आपका मन है कि मुझे एक अच्छी पोस्ट पर जाना है, और दिल्ली से आप समझ गए होंगे कि बड़ी बड़ी हस्तियां आपसे अपने आप मिलने आएंगी, चाहे वो पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हों, चाहे वो फाइनेंशियली जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो लोग हों, तो वहाँ आपका मेल जोल बिल्कुल रहेगा। उन लोगों के साथ आपको बातचीत का मौका मिलेगा, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना भी होगा वहाँ पर, उनके साथ उनकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में आपका पार्टिसिपेशन भी रहेगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो। हायरार्की में समझा देता हूँ आप कैसी पूरी हायरार्की रहती है। तो अगर आप एएसओ हैं तो दैट इज, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर होता है आपसे ऊपर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड देन फिर डायरेक्टर। ये पूरी हायरार्की होती है। अगर आप सीजीएल के थ्रू जा रहे हैं तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से, बहुत स्लो प्रमोशन प्रोसेस है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, बहुत स्लो प्रमोशन प्रोसेस है। तो आप एएसओ से डायरेक्टर की पोस्ट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ये क्लियर मैं कर दूं। आप एएसओ से सेक्शन ऑफिसर फिर अंडर सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ होता है तो यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ, वरना नहीं होता है चांस। ये जितनी भी आगे की आप देख पा रहे हैं ये सब कहां से बनते हैं सर? तो ये सब यूपीएससी से बनते हैं। यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस की परीक्षा जब आप क्वालिफाई करते हैं आईएएस करने के बाद, आप यहाँ इन पदों पर पहुंच पाते हैं। आप मिनी आईएएस का काम करेंगे, आईएएस के अंडर में काम करेंगे, वो सारा आपका काम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, और बहुत जबरदस्त पोस्ट है। काम क्या है वो समझाने का प्रयास करता हूं। मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी मिल सकती हैं? एमएचए हो गई, फाइनेंस हो गई, कल्चर हो गई, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का काम हो गया, हेल्थ हो गया, एनएचआई हो गया। तो उन सब बेस्ट मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको इसमें मतलब काम करने के लिए मिल सकता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी? फाइल नोटिंग का काम आपको करना है, ड्राफ्टिंग करना है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, जितनी भी पॉलिसी है उनको असिस्टेंट करने का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करने का काम है, वो सब आपके काम है। ये करके समझा देता हूँ वैसे होता क्या है। फाइल नोटिंग और ड्राफ्टिंग में क्या है? फाइल नोटिंग में जितने भी आपके मतलब कानूनी नियम अधिकार है उन सब का एनालिसिस करना है कि वो ठीक है कि नहीं, विश्लेषण उन चीज़ों का करना है, तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट को तैयार करना है। जो भी आपके पास में एक फैक्टर रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हैं, ड्राफ्ट बनाने वगैरह में आपका थोड़ा सा काम रहेगा। बाकी आपको केस वाइज जितना भी डिसीजन सपोर्ट आप दे सकते हैं, अपनी तरफ से मदद दे सकते हैं, वो आपको देना होगा। उसके अलावा पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको काम करना होगा, जहां पर आपको पॉलिसी बनाने में मदद करनी होगी। जो भी पॉलिसीज हम देखते हैं सरकार की तरफ से आती हैं, उन सब में आपका एक रोल रहेगा। जितनी भी मिनिस्ट्रीज अलग अलग अपनी पॉलिसीज लॉन्च करती हैं उनमें आपका रोल रहेगा। उसके अलावा उनको मॉनिटरिंग करना होगा। उसके फिर वही चीज़ है कि गाइडलाइन वगैरह बनानी होंगी कि इसकी ये गाइडलाइंस हैं। एनएचएआई की अपनी पॉलिसीज आती हैं, एमएचए की अपनी आती हैं, तो वो सारी आपको देखनी होंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको लागू कैसे करवाना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, उस पर आपको निगाह कर रही है। पार्लियामेंट में भी आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। पार्लियामेंट के जवाबों का ड्राफ्ट बनाना है। उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी आपके सवाल हैं उनको संभालना है, उन पर देखना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको हैंडलिंग, वो काम भी आपको करना है। समिति समन्वय यानी कि अगर हम बात
बात करें तो कमिटी का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आपको बनाकर रखना है, और बाकी अगर हम बात करें तो आश्वासन, अनुपालन, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। उसके अलावा इंटर मिनिस्ट्री आपको जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो भी संभालना होगा। अधिकारियों का संचार होता है, बातचीत का लेना देना है, बैठक समन्वय है, ठीक है, वो सारा काम हो गया। रिकॉर्ड शेयर करना था, कहीं पे पॉलिसी क्लैरिफिकेशन देना था, किसी को क्लियर करनी थी कि ये चीजें हैं वो कैसे हैं, कहाँ पे इनका यूजफुल है, कहाँ ये यूज कर रहे हैं, कहाँ पे इनके लॉसेज हैं, वो सब आपको क्लैरिफिकेशन वगैरह तैयार करने होंगे। ई ऑफिस यानी कि डिजिटल गवर्नेंस में भी आपका रोल रहेगा। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह हो गया, आरटीआई के जवाब आपको देने हैं, वो सारा काम आपका होगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा, डेटा का रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी होगा, वो सारे आपको अलग अलग काम देखने होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वर्क कल्चर कैसा होगा। तो डेस्क बेस्ड जॉब है, ऐसा नहीं कि आपको उठा के फाइल वहां लेके जाना, भैया ये काम नहीं करना है तुमको। तुम अगर सोच रहे हो कि अधिकारियों का हमको अगर बातें करनी तो मतलब ऐसा ऐसा काम नहीं करना है तुमको भाई, ठीक है, तुम खुद भी एक अधिकारी की तरह ही होगे। तो डेस्क बेस्ड जॉब होगी, मतलब आपको अपने बैठना है, एसी के कमरे के अंदर आपको बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होगी, मतलब हर एक चीज़ जो होगी वो एक पूरी तरह से बाईपास कोई किसी को नहीं करेगा। जो काम है वो आप तक आएगा, आपको जहाँ तक पहुँचाना है वहीं तक पहुँचाना, उसके अलग आपको नहीं देखना। तो वो सारा का सारा एक प्रोफेशनल वर्क कल्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसा बहुत कम डिपार्टमेंट के अंदर आप देख पाते हो प्रोफेशनली वर्क हो पाता है। तो वो सारा कुछ यहाँ देखने को आपको मिलेगा। वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिसेंट है, 9 से लेके 5 तक का वर्किंग आवर्स बोलते हैं। क्लैरिटी मतलब यही है 9 से 5, लेकिन देखो यार क्लियर ये भी है कि 9:30 भी पहुंच सकते हो, 10 तक भी पहुंच सकते हो, चलता है, ठीक है। बट हाँ 9 से 5 का आपका वर्किंग पूरा एक इन्वायरमेंट रहता है। सैटरडे संडे ऑफ है, कोई काम नहीं आएगा, शनिवार को कोई काम नहीं आएगा, रविवार को आप नहीं हो ऑफिस में, कोई काम नहीं आएगा। एक्स्ट्रा वर्क जो पार्लियामेंट के सेशंस होंगे वहाँ पे किसी किसी दिन एक्स्ट्रा वर्क हो सकता है, वो एक अलग कंडीशनल है। वैसे तो नहीं होता नॉर्मली, आप देखते हो कि क्या ही होता है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो लीव्स का छुट्टी वगैरह लेनी है तो छुट्टी वगैरह इजीली मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप छुट्टियां वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा क्यों प्रीमियम जॉब है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये पोस्ट क्यों प्रीमियम पोस्ट मानी जाती है। एक तो यार पॉलिसी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और सेंट्रल सेक्रेटरीट पोस्टिंग मतलब आप समझ सकते हो कि कहाँ आप बैठे हो, वो चीज़ें है ना। मगर प्रमोशन मैंने बताया कि फास्ट इन द सेंस इस लेवल पे फास्ट नहीं, बट आप उस चीज़ को समझिएगा कि आपकी जो पूरे का पूरा एक हायरार्की है वो पूरी की पूरी प्रीमियम हायरार्की है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, प्रेस्टीज है आपके अथॉरिटीज़ को लेकर के, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक और चीज़ रहती है कि वो ये है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में बैठ के आप काम कर रहे हैं, वो लोग खुद भी एक अच्छी खासी पोजीशन वाले हैं। वहाँ जो आपसे आएंगे मिनिस्टर्स बड़े बड़े, उनसे मुलाकात आपकी होती रहेगी, तो बहुत हेल्प मिलती है। आपको पता है, देखो यार इन चीज़ों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आपके रिलेशंस वहाँ से बड़े हैं, आपकी जान पहचान बड़े बड़े मिनिस्टर्स से हो जाएगी। अगर मैं कॉमन परिवार की बात करूँ, एक सामान्य परिवार की बात करूँ, तो उस विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। आप एक्सेप्ट करें ऑन कैमरा या ना करें, बट ये बड़ी चीज़ें होती हैं। आप मिनिस्टर्स के बीच में बैठोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे आपके टर्म्स अच्छे होंगे, उनसे आपके चीज़ें बेहतर होंगी। वहाँ और भी बहुत ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी जिनसे आपकी मुलाकात होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड सपोर्ट भी बहुत अच्छी देती हैं। तो वो सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा अगर अब बात आती है कि ये कैसे बन सकते हैं, चलिए ये तो इसके बारे में हो गया कि ये इसका भौकाल होता है। एक बहुत ज़बरदस्त नौकरी आपके पास होती है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली अभी 7th पे कमीशन पर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से बाकी सारी फैसिलिटी मिलती हैं, रहना खाना पीना सब कुछ हो गया। उसके अलावा 85,000 85,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाती है अभी करंट कंडीशन में। और ये और भी अगर मिला लेते हो जितने भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो 1 लाख के पार जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी अभी आपको देखने को मिल जाती है। एंड जब 8th पे कमीशन के साथ जाओगे तो और भी ज़्यादा बेहतर आपको ये सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो सैलरी पॉइंट से भी कोई दिक्कत नहीं है, भौकाल पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा लॉस वाली चीज़ नहीं है कि इसमें यहाँ परेशानी होगी। लोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, दिल्ली ठीक है, बेड में मिलेगा, हर जगह के लिए फ़्लाइट है, इतनी बड़ी जगह पे बैठे हो, फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी जाना हो, तो वो सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई मतलब इसको अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा। आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम होता है जिसमें 100 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के अंदर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर में देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। फिर उसके बाद में दूसरा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 90 नंबर की आती है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, और ये मिला करके टोटल 135 की इंग्लिश और 75 का आपका जीके का पोर्शन देखने को मिलता है। और इसी पर आपकी मेरिट बनती है। पहला वाला क्वालिफाइंग है, वो कट ऑफ क्वालिफाई करके आप इसमें चले जाते हो सेकंड में,
इस पर आपकी मेरिट बनती है, जिससे आपको हायरिंग मिलती है, फिर उसमें पहले वाले का रोल नहीं रहता। कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, 20 प्रश्न आते हैं, 60 नंबर में क्वालिफाई ही करना होता है, बहुत बेसिक कट ऑफ जाती है, आराम से कर सकते हो। बेसिक एक टाइपिंग टेस्ट आपको देखने को मिलता है स्किल टेस्ट के रूप में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इसका, और जिसको आप आराम से कर सकते हो अगर आप एक सही रिसोर्स को पकड़ लो, प्लानिंग अपनी बेहतर कर लो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, हेल्थ का ध्यान रख लो, अचीव कर लोगे अपने गोल को। इससे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे इसकी तैयारी करनी है, कैसे मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ, या कितनी रैंक पर मुझे ये देखने को मिलेगा, मतलब कितने नंबर मुझे लेकर आने पड़ेंगे, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अभी पुराने स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर मैं समझूँ तो मैं एक चीज़ आपके सामने क्लियर करने का जरूर प्रयास करूंगा। इस बार को मैं 2025 वाले रिजल्ट को एनालाइज नहीं कर पाया हूँ जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने 2024 तक के रिजल्ट को अभी तक एनालाइज किया है, और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 390 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। लेकिन अगर आपको एएसओ जैसी पोस्ट चाहिए बच्चा, तो आपको किसी भी हाल में 330 प्लस लेकर आने पड़ेंगे, 330 से ऊपर लेकर आने पड़ेंगे। इससे नीचे पर आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। इसकी हर साल पोस्ट कितनी रहती है, तो मैं आपको बता दूं, हर साल की जो पोस्ट रहती है वो 600 से 1000 के बीच में लाई करती हैं। 1000 के बीच में इसकी पोस्ट रहती है, 600 से 1000 के बीच में इसकी पोस्ट लाई करती हैं, 600 के आसपास, और कभी 700, 750 और 1000 के आसपास भी चली जाती हैं। तो वो आपको पोस्ट देखने को मिलता है। आई थिंक 2022 या 23 में 1000 प्लस पोस्ट थी इसकी। तो वो सारी की सारी पोस्ट रहती है। किसके अंतर्गत मिलती है ये पोस्टें, तो ये एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है एएसओ की। तो एसएससी सीजीएल के अंदर ये पोस्ट होती है एएसओ की, जो आपको देखने को मिलती है। अब अगर इसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी करंटली, तो डेफिनेटली आप निर्माण बैच के साथ कर सकते हैं, जिसमें ये सारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे। 6 अध्यापक हैं, जहां 2 अध्यापक जीके का पोर्शन पढ़ाएंगे, 1 अध्यापक जीएस का पोर्शन पढ़ाएंगे, यानी कि साइंस का पोर्शन पढ़ाएंगे। एक आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, एक रीजनिंग पढ़ाएंगे, एक इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो टोटल 6 टीचर हैं जो सारे विषय को आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, पहले पेपर और दोनों सेकंड पेपर, यानी कि टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए। सभी की लाइव क्लास मिलेंगी, और जिनसे आप अपने प्रॉपर डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हर क्लास में जो पढ़ाएंगे उसके प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, या कह सकते हो जिससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना पाओगे, वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा। हर क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगी, ताकि आप आराम से कितनी बार भी पढ़ करके इनसे अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए ही पढ़ाया जाएगा, और सारा सिलेबस एग्जाम से पहले कवर कराया जाएगा। किताबें मिलेंगी ईबुक की फॉर्म में, और मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। इस सब का प्राइस जो है अभी आज के दिन बहुत कम है। आगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन कितना भी प्राइस क्यों ना हो, अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राइस हमेशा कम हो जाया करेगा, और लगभग 80% कम हो जाया करेगा। जैसे अगर 100 रुपए की चीज है और आपने ये कूपन कोड लगा लिया Y274 Y274, तो वो प्राइस आपको मात्र 20 रुपए ही पे करना पड़ेगा 100 रुपए की चीज का। कभी भी आप आज के दिन 950 रुपए में आपको ये मिल रहा है, तो आप इसको 950 रुपए में एनरोल कर सकते हैं बड़े आराम से। कहां से मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप गूगल पर जाते हैं, वहां जाने के बाद आप अड्डा 24/7 सर्च कर लेते हैं, वहां से आप adda247.com पर विजिट कर लेते हैं। अगर आपके पास अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है तो भी बेहतर है। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जाएंगे, जहां से आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की कैटेगरी में एसएससी पर चले जाएंगे, वहां से आप सीजीएल को पिक करते हैं, और सीजीएल के अंदर आपको निर्माण फाउंडेशन बैच आज के दिन ये 2 साल की वैधता पर मिल रहा है। मतलब जो विद्यार्थी इसको आज खरीदेंगे 2028 तक ही वैलिड रहेगा, जिसमें आपको 67 किताबें मिलेंगी ईबुक की फॉर्म में, 67 बुक्स, टेस्ट सीरीज मिलेंगी 84 विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 2 साल की वैलिडिटी आज के दिन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ये पूरी टीम है जो आपको गाइड करेगी, टियर 1 टियर 2, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही कंप्लीट टीम आपको पढ़ाएगी। और अगर मैं बात करूं तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं, सारी क्लास लाइव मिलेंगी, नो इशू। स्टडी प्लान पर जाकर के आप इसका स्टडी प्लान अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन सा विषय कौन पढ़ा रहा है, किस टाइम पर पढ़ा रहा है, क्या टॉपिक पढ़ा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्राइस की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो प्राइस के लिए आपको मोर ऑफर पर जाना है, और एंटर कूपन कोड में आपको कोड लिखना है Y274। जैसे ही आप लिखते हैं Y274 Y274, अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, और अप्लाई करते हैं इसके प्राइस रह जाएंगे मात्र 950 रुपए। आप कंटिन्यू करते हैं, और यहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 3 चीजें इनरोल करते हैं, सेव करते हैं, और फिर आप इसको इनरोल कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। ये अभी के लिए आपको बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है। आप कभी भी इस वीडियो को देखकर इसको इनरोल करने जाएंगे, आपको कीमत कम हो जाएगी। बस आपको उसके लिए कोड में यूज करना होगा Y274 Y274, जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी समय अड्डा 24/7 के किसी भी बैच और महापैक पर देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।